हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इंटरनेशनल टैक्सेशन के लेक्चर वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। हाँ जी, आज हम इस लेक्चर वीडियो में कवर करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉन रेजिडेंट, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, व्हाट विल बी द टैक्सेशन एस्पेक्ट ऑफ दिस, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, FTS, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, पेमेंट बाय रेजिडेंट इंडियन टू नॉन रेजिडेंट्स, प्रेजेंस ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट्स और एलिजिबल फंड मैनेजर क्या है, क्या टैक्सेशन एस्पेक्ट है उनका। ये लेक्चर वीडियो ये सारे टॉपिक्स जो है आज कवर करेगा। अगर आप पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं तो एंड तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इनकम फ्रॉम सैलरीज अर्नड इन इंडिया, रिलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2। हाँ जी, इनकम फ्रॉम सैलरीज अर्न इन इंडिया विद रेस्पेक्ट टू नॉन रेजिडेंट का क्या टैक्सेशन एस्पेक्ट होने वाला है, ये हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। देखते हैं इनकम विच फॉल्स अंडर द हेड सैलरीज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया इफ इट इज अर्नड इन इंडिया। यस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इफ इट इज अर्नड इन इंडिया। हाँ जी, वो सैलरी इंडिया में मानी जाएगी कि वो इंडिया में अराइज हुई है, एक्रू हुई है। अगर वो इंडिया में अर्न की गई है तो सैलरी पेबल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया वुड बी ट्रीटेड एज अर्नड इन इंडिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज सैलरी अर्नड इन इंडिया? सैलरी अर्नड इन इंडिया इज द सैलरी दैट इज अर्नड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। हाँ जी, वो सर्विसेज जो आपने इंडिया में रेंडर करी हैं उससे जो आप सैलरी अर्न करेंगे दैट इज द सैलरी treated as salary earned in India. Further, any income under the head salary is payable for rest period or leave period which is preceded and succeeded by services rendered in India and form part of the service contract of employment shall be regarded as income earned in India. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर मान लीजिए लीव पीरियड की सैलरी है, मतलब उस पीरियड की सैलरी है जहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो छुट्टी पर है, वो अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा है, तो उस केस में उसने सर्विसेज तो दी नहीं, तो उस केस में सैलरी कहाँ पे अर्न हुई या कहाँ पे एक्रू हुई है, कैसे डिसाइड किया जाएगा? इस केस में जो सर्विसेज रेंडर की गई उसके पहले, राइट, और सर्विसेज रेंडर की गई छुट्टियों के बाद अगर वो इंडिया में है तो ये माना जाएगा कि ये सैलरी जो है इंडिया में अर्न की गई है एंड दैट इज एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज पेबल बाय द गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। हाँ जी, इंडियन गवर्नमेंट किसी को सैलरी पे करती है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। हाँ जी, ये सैलरी जो है वो इंडिया में डीम टू एक्रू और अराइज मानी जाएगी। हाँ जी, एज पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3। इनकम फ्रॉम सैलरीज विच इज पेबल बाय द गवर्नमेंट विच इज पेबल बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कौन होना चाहिए? सिटीजन होना चाहिए। टू द सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया वुड बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। हाँ जी, दिस सैलरी इज डीम्ड एज सैलरी विच इज एक्रू और अराइज इन इंडिया इफ इट इज पेबल बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू द इंडियन सिटीजन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। हाँ जी, ये एक एक्सेप्शन है नॉर्मल कॉन्सेप्ट का जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सर्विसेज जो है वो इंडिया में रेंडर होनी चाहिए, बट अगर सर्विसेज इंडिया के बाहर रेंडर की जा रही है और सैलरी जो है वो गवर्नमेंट पे कर रही है, इफ द सैलरी इज पेड बाय द गवर्नमेंट टू द इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया देन दिस सैलरी इज डीम्ड एज एक्रू और अराइज इन इंडिया। हाउएवर, अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स paid or allowed outside India by the government to an Indian citizen for services rendered outside India is exempt by virtue of section 10 क्लॉज 7। हाँ जी, अभी वो अलाउंसेस और परक्विजिट्स जो इंडियन गवर्नमेंट पे करती है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, ये अलाउंसेस जो हैं ये एग्जेम्प्ट हैं इस पर सेक्शन 10(7). देखते हैं डिविडेंड का टैक्सेशन एस्पेक्ट क्या है। डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया सेक्शन 9 सेक्शन 1 क्लॉज 4। Dividend paid by an Indian company outside India is deemed to accrue or arise in India and would be taxable in India in the hands of non-resident shareholder। अगर कोई इंडियन कंपनी राइट डिविडेंड पे करती है, राइट, इफ द डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी, डिविडेंड कहाँ पे करती है? वो इंडिया के बाहर, इंडिया आउटसाइड इंडिया, राइट, तो ये डिविडेंड माना जाएगा दैट दिस डिविडेंड इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, और ये इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। किसके हैंड्स में? नॉन रेजिडेंट के हैंड्स में। हाँ जी, कोई इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर डिविडेंड पे करती है
तो ये डिविडेंड इनकम जो है इंडिया में टैक्सेबल होगी नॉन रेजिडेंट के हैंड्स में। यस, इंटरेस्ट की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। इंटरेस्ट की जो है वो टैक्सेशन डिसाइड होती है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग। अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 एन इंटरेस्ट इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया इफ इट इज पेबल बाय, राइट। कब माना जाएगा एक्रू और अराइज इन इंडिया? अगर इंटरेस्ट पे कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, राइट, और अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, राइट। अगर गवर्नमेंट ने पिक किया है तो ये मान लिया जाएगा कि वो डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है। अगर कोई पर्सन है जो इंडियन रेजिडेंट है वो पे कर रहा है तो भी ये मान लिया जाएगा कि वो इंटरेस्ट डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है। बट यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 का एक एक्सेप्शन है। हाँ जी, क्या एक्सेप्शन है? अगर ये इंटरेस्ट, राइट, इंटरेस्ट कब अराइज होगा? जब आप कोई मनी बोरो करेंगे। तो जो आपने मनी बोरो करी वो अगर किसी ऐसे बिजनेस में यूज हो रही है जो कि इंडिया के बाहर है, राइट, तो ये डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शन वेयर इट इज पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डेट इनकर्ड और मनी बोरोड एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय हिम आउटसाइड इंडिया or for the purpose of making or earning any income from any source outside India, it would not deemed to be a accrue or arise in India. It would not, right. अगर कोई पर्सन है जो कि रेजिडेंट है, उसने लोन लिया, डेट लिया, अमाउंट बोरो किया फॉर एनी बिजनेस विच इज़ आउटसाइड इंडिया, वो बिजनेस जो आउटसाइड इंडिया है, तो ये वाला जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट ये नहीं माना जाएगा कि इंडिया में एक्रू हुआ है और अराइज हुआ है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि इस इंटरेस्ट को हम इंडिया में एक्रू और अराइज इसलिए नहीं मानते बिकॉज ये जब किसी बाहर के बिजनेस, इंडिया के बाहर के बिजनेस के लिए आपने बोरो किया है तो उसकी डिडक्शन जो है, उसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है वो बाहर वाला बिजनेस ही क्लेम करेगा, राइट। इंडियन टैक्सेशन लॉज के हिसाब से उस इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी, इसलिए इसको हम यहाँ पे टैक्स भी नहीं करते हैं, राइट। तो ये है इंटरेस्ट की टैक्सेशन। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन ऑफ द इंटरेस्ट, इफ इट इज पेबल बाय अ नॉन रेजिडेंट। हाँ जी, कब? इफ इट इज पेबल बाय अ नॉन रेजिडेंट व्हेन इट इज पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डेट इनकर्ड और मनी बोरोड एंड यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम इन इंडिया। हाँ जी, अब इस इंटरेस्ट को जो है किसी डेट के लिए जो है वो पे किया गया और जो डेट है वो यूज़ किया गया फॉर एनी बिजनेस और प्रोफेशन जो कि इंडिया में चल रहा है बिजनेस, राइट। तो जब इंडिया में ये बिजनेस चल रहा है तो इस इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है, आप इंडियन बिजनेस में जब आप उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे एज पर टैक्सेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो यहाँ पे उसको उस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, राइट। बट उस नॉन रेजिडेंट के हैंड्स में चला जाएगा तो यहाँ पे डिडक्शन तो आपने दे दी बट यहाँ पे उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं हो पाई। तो इसलिए क्योंकि ये इंटरेस्ट जो है इंडियन बिजनेस में यूज हो रहा है, इसकी आपने डिडक्शन भी दे दी है, तो इस इंटरेस्ट को डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया यहाँ पे मान लिया जाएगा। इसका भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन देखते हैं क्या है। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड बाय द नॉन रेजिडेंट फॉर द पर्पस अदर दैन अ बिजनेस और प्रोफेशन विल नॉट डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, राइट। अभी मनी बोरो की गई नॉन रेजिडेंट के द्वारा, राइट, फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन, तो इस इंटरेस्ट को हम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ट्रीट नहीं करेंगे, राइट। इसका एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर अदर देन बिजनेस जो है वो अमाउंट बोरो किया गया तो इस इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है वो नहीं ले पाएगा। तो टैक्सेशन लॉज को कोई यहाँ पे हम देखा जाए तो यहाँ पे इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिल रहा है। इनकम टैक्स एक्ट जो है उस इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट जो है वो बोरो किया गया है अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। तो जब इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा तो वो इंटरेस्ट ये डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया जो है वो ट्रीट नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ अ नॉन रेजिडेंट ए borrows money from non-resident B and invests the same in shares of an Indian company, interest payable by A to B will not deem to accrue or arise in India। हाँ जी, इसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पे कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है
और ए ने जो लोन लिया था जो कि नॉन रेजिडेंट है और बी से लोन लिया था जो कि बी भी नॉन रेजिडेंट है। क्यों? क्योंकि ए ने किसी इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदने थे। तो ये जो अमाउंट बोरो किया गया ये किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है उसको नहीं मिलेगी। जब डिडक्शन नहीं मिलेगी तो यहाँ पे कोई टैक्स लॉस नहीं है, कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है। इसलिए दिस इज द रीजन दैट इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। हाँ जी, इन मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या है ये भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट का मतलब एनी कॉस्ट अटैच टू द डेट is treated as interest. Interest means interest payable in any manner in respect of money borrowed or debt incurred, including a deposit, claim or other similar rights or obligations, and includes any service fees or other charges in respect of the money borrowed or debt incurred or in respect of any credit facility which has not been utilized. हाँ जी, मतलब सब कुछ आ गया. It is a very broad definition, right? तो जो भी डेट के से रिलेटेड फाइनेंस कॉस्ट ऑब्लिगेशंस हैं वो सारे जो है वो इंटरेस्ट की डेफिनेशन में हमारे पास इंक्लूड हो जाते हैं. टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय द परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस टू द हेड ऑफिस. हाँ जी, एक नॉन रेजिडेंट है, राइट, उसका एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया में जो कि बैंकिंग बिजनेस करता है. अब ये परमानेंट स्टैब्लिशमेंट जब इंटरेस्ट पे करेगा टू द हेड ऑफिस विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उस इंटरेस्ट की क्या टैक्सेबिलिटी होगी, राइट? इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई सेक्शन 9 क्लॉज 5 में. ये एक्सप्लेनेशन कहती है कि साहब ये इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया मान लिया जाएगा और इंडिया में ये टैक्सेबल हो जाएगा. In the case of non-resident being a person engaged in the business of banking, any interest payable by the permanent establishment in India of such non-resident to the head office or any permanent establishment or any other part of such non-resident outside India shall be deemed to accrue or arise in India. इसके पीछे भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है. जब उसका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट इंडिया में है, वो बैंकिंग बिजनेस कर रहा है, तो यहाँ पे उस बिजनेस के लिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट उसको उस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी. और क्योंकि वो इंटरेस्ट इनकम है नॉन रेजिडेंट की, राइट, तो यहाँ पे आपने डिडक्शन भी दे दी, उधर नॉन रेजिडेंट की इनकम बन गई, उसको टैक्सेबल नहीं करोगे तो लॉस हो जाएगा. तो यहाँ पे इस इंटरेस्ट को ये ट्रीट किया जाएगा दैट इट इज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, राइट. सच इंटरेस्ट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन एडिशन टू एनी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द परमानेंट स्टैब्लिशमेंट इन इंडिया. जो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है, जो कि एक बैंकिंग बिजनेस इंडिया में कर रहा है, उसकी जो भी इनकम है वो टैक्सेबल होनी है अलॉन्ग विद दिस इंटरेस्ट इनकम, राइट. द परमानेंट स्टैब्लिशमेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी अ पर्सन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द नॉन रेजिडेंट पर्सन ऑफ विच इट इज अ पीई एंड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, कलेक्शन, रिकवरी वुड अप्लाई अकॉर्डिंगली. ये तो एक लॉजिकल बात है ही सही कि एक नॉन रेजिडेंट जिसका एक पीई इंडिया में है और वो बैंकिंग बिजनेस कर रहा है, तो जो नॉन रेजिडेंट है वो एक सेपरेट पर्सन है और उसका पीई जो है, उसका जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है वो एक सेपरेट पर्सन है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन. ऑल्सो द पीई इन इंडिया हैज टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन एनी इंटरेस्ट पेबल टू इधर द हेड ऑफिस और एनी ब्रांच ऑफिस. अब यहाँ पे जो पीई है इंडिया का, उसको टीडीएस जो है वो भी कंप्लाई करना है when any interest is payable by that PE to the non-resident outside India. Non-deduction would result in disallowance of interest. हाँ जी, इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर TDS कंप्लाई नहीं होता है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी. तो यहाँ पे भी सेम प्रोविजंस अप्लाई होते हैं कि अगर TDS डिडक्ट नहीं किया गया है, राइट, इफ द TDS इज नॉट येट डिडक्टेड देन द इंटरेस्ट मे बी disallowed. There will be no allowance of interest as expenditure and may attract levy of interest and penalty in accordance with the provisions of the act. Permanent establishment includes a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on, right. Next देखते हैं the important topic for taxation is royalty. हाँ जी, रॉयल्टी पे इंटरनेशनल टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट अराइज होता है. किस नेचर की लिटिगेशन क्रॉप अप होती है रॉयल्टी पे इंटरनेशनल टैक्सेशन में, कि रॉयल्टी है या नहीं है, इंडिया में टैक्सेबल होगी या बाहर टैक्सेबल होगी. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट इश्यूज ऑन विच द लिटिगेशन अराइजेज इन इंडिया विद रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल टैक्सेशन. तो यहाँ पे रॉयल्टी के कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है. कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले समझते हैं कि रॉयल्टी क्या है. ये मान लीजिए कि रॉयल्टी की डेफिनेशन जो है वो भी बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, राइट.
बहुत वाइड डेफिनेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें रॉयल्टी में जो है वो कवर हो जाती हैं। रॉयल्टी मीन्स कंसिडरेशन including any lump sum consideration but excluding any consideration which would be income of the recipient chargeable under the head capital gains। हाँ जी, रॉयल्टी में सब कुछ आएगा, सारे कंसिडरेशंस आएंगे, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में हो चाहे वो लम्प सम पेमेंट्स हो, सब कुछ रॉयल्टी में आएगा। बट एक चीज़ रॉयल्टी में नहीं आएगी, वो चीज़ जो कि रेसिपिएंट के हैंड्स में एज अ कैपिटल गेन इनकम टैक्सेबल हो सकती है, इस चीज़ को हम रॉयल्टी जो है वो ट्रीट नहीं करेंगे। राइट, यहाँ पे भी साफ लिखा हुआ है, बट एक्सक्लूडिंग एनी कंसिडरेशन विच वुड बी द इनकम ऑफ द रेसिपिएंट चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। जो रेसिपिएंट है अगर उसके हैंड्स में वो इनकम टैक्सेबल होती है अंडर द हेड कैपिटल गेन, तो उसको आप रॉयल्टी का नाम जो है वो नहीं दे सकते। वो उसकी कैपिटल गेन इनकम है जिसकी टैक्सेशन जो है वो अकॉर्डिंगली एक अलग तरीके से होगी, उसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट है टैक्सेशन का। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर रेसिपिएंट के हैंड्स में वो एज अ कैपिटल गेन की तरह टैक्स होती है तो ये रॉयल्टी जो है वो नहीं मानी जाएगी। देखते हैं रॉयल्टी क्या है। एनी कंसिडरेशन इज पेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनी राइट इंक्लूडिंग ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, पेटेंट्स, इन्वेंशन, मॉडल, सीक्रेट फार्मूला, ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टीज, the imparting of any information concerning the working or the use of patent, invention, secret process, trademark or similar property, the use of any patent, invention, model, design, secret formula or process or trademark or similar property, the imparting of any information concerning technical, industrial, commercial or scientific knowledge, experience or skill, the use or right of any industrial, commercial or scientific equipment but not including the amount referred to in section 44BB, the transfer of any right including the granting of license in respect of any copyright, literary, artistic or scientific work including films or videotapes for use in connection with television or tapes or for use in connection with the radio broadcasting। हाँ जी, तो ये है साहब मीनिंग ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी में काफ़ी कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं एक्सेप्ट वन थिंग विच इज़ अ कैपिटल गेन इनकम ऑफ द रेसिपिएंट। हाँ जी, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स इज कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ रॉयल्टी विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22। मतलब कि किसी सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स की सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन जो है वो भी अब रॉयल्टी में कवर होगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल with effect from assessment year 2021-22 with effect from 1 April 2021। The rendering of any service in connection with the activities listed above, जो अभी हमने एक्टिविटीज़ ऊपर देखी उसके कनेक्शन में कोई भी सर्विसेज रेंडर होनी है तो वो भी रॉयल्टी के डेफिनेशन में आएगी। द डेफिनेशन रॉयल्टी फॉर दिस पर्पज इज वाइड इनफ टू कवर बोथ इंडस्ट्रियल रॉयल्टीज एज वेल एज कॉपीराइट रॉयल्टीज। दोनों तरह की रॉयल्टीज जो है वो इस डेफिनेशन में कवर की गई हैं बिकॉज द डेफिनेशन इज वेरी वाइड। देयर आर इंपॉर्टेंटली 2 टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज, फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल रॉयल्टी एंड द सेकेंड टाइप ऑफ रॉयल्टी इज अ कॉपीराइट रॉयल्टी। तो दोनों तरह की रॉयल्टीज जो है इस डेफिनेशन में कवर कर दी गई हैं। द डेफिनेशन स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स इनकम विच शुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। मीनिंग ऑफ प्रोसेस। हाँ जी, प्रोसेस क्या है, ये वर्ड प्रोसेस आया कहाँ से, मैं आपको कनेक्ट करा देता हूँ। डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी से ये प्रोसेस आया है। देखिए यहाँ पे ये यूज होता है, डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी में प्रोसेस यूज होता है। मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर है ये देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट में ये फॉर्मूला और प्रोसेस यहाँ पे यूज हो रहा है, ये यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट, ये यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये भी हमें समझने की जरूरत है दैट व्हाट इज अ प्रोसेस। डिपार्टमेंट ने हमें बताया है कि प्रोसेस क्या है। द टर्म प्रोसेस इंक्लूड्स and shall be deemed to have always included transmission by satellite, including uplinking, amplification, conversion or downlinking of any signals, cable, optic fiber or any other similar technology, whether or not such process is secret। सेक्शन 9 एक्सप्लेनेशन 6 में दिया गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस। हाँ जी, रॉयल्टी की टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं विच इज क्लियरली मेंशन्ड इन सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6। हाँ जी, रॉयल्टी को मान लिया जाएगा कि वो इंडिया में एक्रू और अराइज हुई है। कब? जब उसको पे करेगी इंडियन गवर्नमेंट या फिर कोई पर्सन जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है, पर उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं।
वैसे ही जैसे हमने इंटरेस्ट के लिए पढ़े थे, सेम एक्सेप्शंस यहाँ पे भी हैं, वेयर इट इज पेएबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनी राइट और यूज ऑफ एनी प्रॉपर्टी और इन्फॉर्मेशन और फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ business or profession carried on by such person outside India or for the purpose of making or earning any income from any source outside India। हाँ जी, जब कोई भी रॉयल्टी पे की जाती है एक इंडियन रेजिडेंट के द्वारा, राइट, तो ये मान लिया जाता है कि वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। बट इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है कि अगर वो रॉयल्टी ऐसे बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड पेमेंट की जा रही है जो कि बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया में लोकेटेड नहीं है, इंडिया के बाहर लोकेटेड है, तो उस रॉयल्टी को इंडिया में डीम टू एक्रू और अराइज ट्रीट नहीं किया जाएगा। सेम एक्सेप्शन विद रेस्पेक्ट टू एज it was there for the interest, it is there for the royalty as well, right? When it is payable by a non-resident, only when the royalty is payable in respect of any right, property, information used or service utilized for the purpose of business or profession carried on by such person in India or for the purpose of making or earning any income from any source in India। हाँ जी, अगर रॉयल्टी का पेमेंट किया जाता है किसी नॉन रेजिडेंट के द्वारा, तो वो इंडिया में तभी टैक्सेबल होगी जब वो पे की जाए किसी बिजनेस और प्रोफेशन के कनेक्टेड में जो कि इंडिया में लोकेटेड है। अगर वो इंडिया के बाहर लोकेटेड है तो उसकी टैक्सेबिलिटी जो है वो इंडिया में नहीं होगी। ये मान लिया जाएगा कि वो इंडिया में डीम टू एक्रू और अराइज नहीं हो रही है, राइट। अब रॉयल्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रॉयल्टी, लमसम रॉयल्टी नॉट डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, राइट, ओनली विद रेस्पेक्ट टू सम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, राइट। वैसे तो लमसम रॉयल्टी हो या इंस्टॉलमेंट की रॉयल्टी हो, सारी टैक्सेबल होती है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है एक, जो कि रॉयल्टी लमसम पेमेंट में आप जब करते हैं वो टैक्सेबल जो है वो नहीं होगी। Lump-sum royalty payments made by a resident for transfer of all or any right, including the granting of license in respect of computer software supplied by a non-resident manufacturer along with the computer hardware under any scheme approved by the government under the policy on computer software export, software development and training 1986 shall not be deemed to accrue or arise in India। अगर किसी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड आपने रॉयल्टी पे की है विच इज़ अ लमसम रॉयल्टी विद रेस्पेक्ट टू एनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, then it is not treated as deemed to accrue or arise in India, right? Consideration for use or right to use of computer software is royalty within the meaning of section 9 clause 6। The consideration for use or right to use of computer software is royalty by clarifying that the transfer of all or any rights in respect of any right, property or information includes and has always included transfer of all or any right for use or right to use computer software irrespective of medium through which such right is transferred। पहले वाली स्लाइड में जो हमने देखा, अगर किसी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रॉयल्टी पे की जा रही है, दैट इज अ लमसम रॉयल्टी, तो वो इंडिया में डीम टू एक्रू और अराइज जो है वो ट्रीट नहीं की जाएगी। बट इसके अलावा अगर और कोई रॉयल्टी है तो वो ये माना जाएगा कि वो इंडिया में एक्रू हुई है और अराइज हुई है। Consequently, the provision of tax deduction at source under section 194J and section 195 would be attracted in respect of consideration for use or right to use of computer software since the same falls within the definition of royalty। तो यहाँ पे जो TDS के सेक्शन हैं जैसे कि सेक्शन 194J और सेक्शन 195 when you make any payment to the non-resident, तो सेक्शन 195 एप्लीकेबल होगा। अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट नहीं है, रेजिडेंट को है, तो सेक्शन 194J एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे TDS जो है वो भी आपने कंप्लाई कर देना है। कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी और इन्फॉर्मेशन, इज इट रॉयल्टी? हाँ जी, देखते हैं ये क्या कहता है। रॉयल्टी इंक्लूड्स एंड ऑलवेज इंक्लूड कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी, इन्फॉर्मेशन वेदर और नॉट द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ सच राइट, प्रॉपर्टी और इन्फॉर्मेशन इज विद द पेयर, सच राइट, प्रॉपर्टी और इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड डायरेक्टली बाय द पेयर, The location of such right, property or information is in India। हाँ जी, राइट। इसके कहने का क्या मतलब है कि रॉयल्टी इंक्लूड्स एंड ऑलवेज इंक्लूड द कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन, राइट। रॉयल्टी क्या माना जाएगा? रॉयल्टी माना जाएगा कि आप कोई कंसिडरेशन पे कर रहे हो इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन, राइट। वो रॉयल्टी माना जाएगा चाहे उसका पोजेशन पेई के पास, पेयर के पास हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी उसको रॉयल्टी मानेंगे।
राइट। अगर पेयर उसको डायरेक्टली यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम रॉयल्टी मानेंगे। और उस राइट, उस प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन की लोकेशन क्या है, राइट, कहीं भी हो, इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम उसको हमेशा ही हमेशा के लिए क्या मानेंगे, रॉयल्टी, राइट। अब बात करते हैं एफटीएस की, राइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एफटीएस। एफटीएस मतलब फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, एज पर सेक्शन 9(1) क्लॉज 7। सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, जैसा कि हमने इंटरेस्ट में पढ़ा, रॉयल्टी में पढ़ा, एफटीएस में भी सेम एप्लीकेबल है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। Any fees for technical service will be deemed to accrue or rise in India if they are payable by the government by a person who is resident in India. एक्सेप्शन है, जैसा कि इंटरेस्ट और रॉयल्टी में हमने पढ़ा था कि अगर एफटीएस किसी ऐसे बिजनेस और प्रोफेशन के लिए दी जा रही है जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, तो इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, दैट इट इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। अगर जो कि पे की जा रही है बाय अ पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट, राइट, यहां पे भी इसका एक एक्सेप्शन है, ये सिर्फ तभी इंडिया में एक्रू और अराइज मानी जाएगी जब ये किसी ऐसे बिजनेस और प्रोफेशन के लिए पे की जा रही है, राइट, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। सेम कॉन्सेप्ट एज पर इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। एफटीएस का मतलब क्या है? मींस एनी कंसिडरेशन इंक्लूडिंग एनी लमसम कंसिडरेशन फॉर रेंडरिंग ऑफ एनी मैनेजरियल, टेक्निकल और consultancy services, including providing the services of technical or other personnel. However, it does not include consideration for any construction, assembly, mining or like projects undertaken by the recipient, or consideration which would be income of the recipient chargeable under the head salaries. Right, fees for technical सर्विसेज, एफटीएस में वो सारी फीस आती है, चाहे वो लमसम हो या इंस्टॉलमेंट में पे किया हुआ आपने, जो कि एक प्रोफेशनल फीस हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हो, टेक्निकल कंसल्टेंसी हो, ये सारी चीज़ें जो है वो एफटीएस में मानी जाएंगी। बट जहाँ पे ये चीज़ रेसिपिएंट के लिए एक सैलरी इनकम है, जहाँ पे ये चीज़ रेसिपिएंट के लिए एक सैलरी इनकम है, तो इसको आप फीस फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं कह सकते। देन इट टेक्स द कलर ऑफ सैलरीज, राइट। तो इसकी टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू सैलरीज होगी। सैलरीज की टैक्सेशन क्या है? व्हेन द सर्विस इज रेंडर्ड इन इंडिया देन ओनली इट इज ट्रीटेड एज अर्नड इन इंडिया, राइट। तो ये था कॉन्सेप्ट फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बारे में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज टू बी टैक्स्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। हाँ जी, जब भी इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की बात करेंगे, राइट, तो इसका टेरिटोरियल नेक्सस से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब कि देखते हैं डिटेल में क्या कहता है ये। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ क्लॉज 5, 6 एंड 7 ऑफ सेक्शन 9(1) शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट वेदर और नॉट the non-resident has a residence or place of business or business connection in India, or the non-resident has rendered any services in India। मतलब कि non-resident का territorial nexus क्या है, इंडिया में है या नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस जो है नॉन रेजिडेंट के टेरिटोरियल नेक्सस से कोई कनेक्शन नहीं रखता। टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। In effect, the income by way of FTS, interest or royalty from services utilized in India would be deemed to accrue or arise in India in case of non-resident and included in his total income whether or not such services were rendered in India, right? मतलब कि क्या है, वो इनकम जो कि FTS है, इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, उसको हम मान लेंगे कि वो इंडिया में एक्रू हुई है और अराइज हुई है अगर, राइट, वो किसी इंडियन बिजनेस में जो है उसका कनेक्शन है, वेदर और नॉट सच सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया, चाहे वो सर्विसेज इंडिया में रेंडर हुई हो या नहीं हुई हो। मतलब कि नॉन रेजिडेंट का टेरिटोरियल नेक्सस जो है वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। एनी सम ऑफ मनी पेड बाय अ रेजिडेंट इंडियन टू अ नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी, सेक्शन 9(1) क्लॉज 7। हाँ जी, ये एक एंटी इवेजिव सेक्शन है, जैसा हमारे पास सेक्शन 56 है कि आपने विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कंसिडरेशन किसी को अमाउंट ट्रांसफ़र किया तो वो आपकी इनकम मान ली जाती है। सेम अदर प्रोविजन दैट वी हैव इन इंटरनेशनल टैक्सेशन ऑल्सो, राइट।
income arising outside India being any sum of money paid without consideration, being any sum of money paid without consideration by Indian resident. कौन पे करेगा without consideration? Indian resident to a non-corporate, non-resident or foreign company would be deemed to accrue or arise in India, and if the same is chargeable to tax under section 5(2) clause 10, that is, if the aggregate of such sum received by a non-corporate, non-resident or foreign company exceeds INR 50,000, right? अगर कोई इंडियन रेजिडेंट है जिसने बिना किसी कंसिडरेशन के अमाउंट ट्रांसफ़र किया, एनी सम ऑफ मनी ट्रांसफ़र की, right, to a non-corporate, to a individual who is a non-resident, right, और जो कि अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो इसको डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया मान लेंगे और इस पर इंडिया में टैक्स जो है वो लग जाएगा. It may be noted that this deeming provision applies to only sum of money paid outside India to a non-corporate, non-resident or foreign company, right, and not in respect of property movable or immovable transferred outside India without consideration for inadequate consideration to non-corporate, non-resident or foreign company. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, this is also important for your examination point of view, कि यहाँ पे अगर कोई इंडियन रेजिडेंट किसी बाहर वाले नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट को 50,000 से ज़्यादा अमाउंट जो है ट्रांसफ़र करता है, तो इसको ट्रीट किया जाएगा डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया. बट कोई प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र करता है, इसका कंसिडरेशन वो नहीं लेता, विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र कर रहा है, या फिर कंसिडरेशन ले रहा है बट 50,000 से कम ले रहा है, तो भी उसको डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया नहीं मानेंगे. सेक्शन में सिर्फ क्या लिखा हुआ है? एनी सम ऑफ मनी, राइट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रेजेंस ऑफ eligible fund manager in India not to constitute business connection in India of such eligible investment fund on behalf of which he undertake fund management activities, section 9A, right. एक तरफ है अपना एक फंड, राइट, और दूसरी तरफ है उस फंड को मैनेज करने वाला एक फंड मैनेजर, राइट. अब उस फंड मैनेजर की जो प्रेजेंस है वो इंडिया में है, वो इंडिया में रहता है और एक फंड को मैनेज करता है, राइट. तो क्या ये बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट. अगर वो फंड मैनेजर इंडिया में रहते हुए उस फंड को मैनेज कर रहा है तो, राइट. इस कंफ्यूजन पे जो है वो एक सेक्शन है, डेडिकेटेड सेक्शन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961, दैट इज सेक्शन 9A, राइट. तो यहाँ पे सेक्शन हमें कुछ कंडीशंस बताता है, ये भी बताता है कि एलिजिबल फंड मैनेजर कौन होगा, एलिजिबल फंड क्या होगा, क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो बिजनेस कनेक्शन जो है वो इंडिया में, राइट, इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट कनेक्शन इन इंडिया, राइट. अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं है तो उसका टैक्सेबिलिटी भी इंडिया में नहीं है. तो ये सारी कंडीशन जो है हम इस टॉपिक में यहाँ पे जो है वो पढ़ने वाले हैं. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो आइए देखते हैं. फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी थ्रू एन एलिजिबल फंड मैनेजर नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, राइट. फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है किसके द्वारा? एक एलिजिबल फंड मैनेजर के द्वारा. तो वो इंडिया में बिजनेस कनेक्शन जो है वो नहीं माना जाएगा. इन द केस ऑफ एन एलिजिबल फंड इन्वेस्टमेंट फंड, द फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू एन एलिजिबल फंड मैनेजर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच फंड shall not constitute business connection in India of the said fund subject to fulfillment of certain conditions. हाँ जी, shall not constitute business connection in India of the said fund, राइट. अगर कोई एलिजिबल फंड मैनेजर है जो कि इंडिया में है, इंडिया में रहते हुए वो उस फंड को मैनेज कर रहा है, राइट, तो उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं माना जाएगा विद रेस्पेक्ट टू दैट फंड विच दैट एलिजिबल फंड मैनेजर इज मैनेजिंग, राइट, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस. अभी देखेंगे वो कंडीशंस क्या हैं. लोकेशन ऑफ फंड मैनेजर इन इंडिया नॉट टू अफेक्ट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड, राइट. अब क्योंकि फंड मैनेजर की का जो लोकेशन है वो इंडिया में है, वो इंडिया में रहता है, राइट, दैट विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड, राइट. क्योंकि दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं. फंड मैनेजर अलग है और एक इन्वेस्टमेंट फंड अलग है, राइट. बट यहाँ पे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है अगर हम ये माने कि ये बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं है. तो
कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड। अब एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड को इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो फुलफिल कर देनी है। द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड मीन्स अ फंड एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, राइट। अब जब इंडिया का फंड होता तो हम ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन कर ही नहीं रहे होते जो भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंडिया का ही फंड है और फंड मैनेजर भी इंडिया में है तो ऑब्वियस सी बात है कनेक्शन बिजनेस का इंडिया में ही है और टैक्सेबिलिटी इंडिया में ही होनी है, राइट। बट यहाँ पे जो फंड है वो कहाँ पे लोकेटेड है, आउटसाइड इंडिया, पर फंड मैनेजर जो है वो इंडिया में है। सो द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड मीन्स अ फंड एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच कलेक्ट्स फंड्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जो अपने मेंबर से फंड कलेक्ट करता है। क्यों कलेक्ट करता है, आगे इन्वेस्ट करने के लिए, मेंबर के बेनिफिट के लिए। फर्दर इट शुड फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। द फंड शुड नॉट बी अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। The fund should be a resident of a country or specified territory with an agreement referred to in section 9190A1 has been entered into or should be established or incorporated or registered outside India in a country or specified territory notified by the central government in this behalf, right। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट फंड है उसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर देनी है कि जो फंड होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ पर्सन विच इज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, वो बाहर का होना चाहिए, बाहर रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी बात, फंड जो है वो उस कंट्री में होना चाहिए, उस कंट्री का रेजिडेंट होना चाहिए जिसके साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो, जिसका इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट हो, राइट। तो दीज आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड। द एग्रीगेट पार्टिसिपेशन और इन्वेस्टमेंट इन द फंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ऑपरेशंस बीइंग बाय पर्सन्स बीइंग रेजिडेंट इन इंडिया शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ द कॉर्पस ऑफ द फंड, राइट। वो पर्सन, राइट, जो इंडियन रेजिडेंट है उसका इन्वेस्टमेंट 5% से ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट पार्टिसिपेशन और इन्वेस्टमेंट इन द फर्म, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एलिजिबल फंड मैनेजर ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फंड शुड नॉट एक्सीड 25 crores वुड नॉट टेकन इनटू अकाउंट। हाँ जी, ये एक यहाँ पे रिलीफ है, एक्सेप्शन जो है वो दी गई है। The fund and its activities should be subject to applicable investor protection regulation in the country. The fund should have a minimum 25 members who are directly or indirectly not connected persons. Any member of the fund along with connected persons shall not have any participating interest directly or indirectly in the fund exceeding 10%. किसी भी member का participating interest जो है वो नहीं होना चाहिए जो कि 10% से ज़्यादा हो। द एग्रीगेट पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ 10 और लेस मेंबर्स अलॉन्ग विद देयर कनेक्टेड पर्सन इन इंडिया शुड बी लेस देन 50%। जो 10 मेंबर्स हैं, राइट, उनका पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर फंड में जो है वो 50% से कम होना चाहिए। द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड इन एनी एंटिटी द इन्वेस्टमेंट बाय द फंड इन एनी एंटिटी शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द कॉर्पस ऑफ द फंड। नो इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड बाय द फंड इन इट्स एसोसिएट एंटिटी। किसी भी एंटिटी में जो है उसका फंड का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन। द मंथली एवरेज ऑफ द कॉर्पस ऑफ द फंड शुड नॉट लेस देन 100 crores इंडियन रुपीज में, राइट। इफ द फंड हैज INR 100 crores at the end of the period of 12 months from the last day of the month of establishment or incorporation, how this condition shall not be applicable to a fund which would have been wound up in the previous year. The fund shall not carry on or control and manage directly or indirectly any business in India. फंड का कोई बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। The fund should neither be engaged in any activity which constitute a business connection in India. The remuneration paid by the fund to the eligible fund manager has to be calculated as per the prescribed manner. Certain conditions not to apply to the investment fund set up by the government or the central bank or foreign state or sovereign fund or other notified fund as per proviso to section 9A3. हाँ, अब यहाँ पे कुछ कैटेगरी ऑफ फंड ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है कुछ कंडीशंस जो है अप्लाई नहीं होती। कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं फंड्स को जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फंड्स हैं, राइट, सेटअप बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक और फॉरेन स्टेट और सॉवरेन फंड्स। तो इनके ऊपर जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है। कंडीशन नंबर ई सेटिस्फाई नहीं होगी, कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। एफ और जी। ई कंडीशन क्या कहती है? द फंड शुड हैव अ मिनिमम 25 मेंबर्स हु आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली नॉट कनेक्टेड पर्सन। ये कंडीशन गवर्नमेंट फंड को, सॉवरेन फंड को
और स्पेसिफाइड बैंक्स फंड्स को जो है वो कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सेंट्रल बैंक फंड को कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एनी मेंबर ऑफ द फंड अलॉन्ग विद द कनेक्टेड पर्सन शैल नॉट हैव एनी पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द फंड एक्सीडिंग 10%। ये कंडीशन भी जो है वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। और कंडीशन नंबर जी जो है, द एग्रीगेट पार्टिसिपेशन इंटरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ 10 और लेस मेंबर्स अलॉन्ग विद देयर कनेक्टेड पर्सन्स इन द फंड शैल बी लेस देन 50%। ये वाली कंडीशन जो है ये भी फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट इन स्पेसिफाइड फंड्स को नहीं है। अब देखते हैं एलिजिबल फंड मैनेजर कौन है। एज पर डिफाइंड इन सेक्शन 9A4, the eligible fund manager in respect of an eligible fund means any person who is engaged in the activity of fund management and fulfills the following condition. The person should not be an employee of the eligible investment fund or a connected person of the fund. The person should be registered as a fund manager or investment advisor in accordance with the specified regulation. The CBDT, यहाँ पे एक important circular भी है हमारे पास CBDT का. The CBDT has circular number 8/2019 dated 10th May 2019 clarified that a fund manager includes an asset management company. Fund manager में जो है हम मानेंगे कि वो हमेशा कोई इंडिविजुअल नहीं होगा, वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी हो सकती है एज अप्रूव्ड बाय सेबी under SEBI regulations. This is because AMCs are engaged in the activity of fund management of mutual funds and hence are in substance the fund managers, right? So eligible fund manager की definitions में individuals भी आएंगे as well as asset management companies भी आएंगी as per SEBI. The person should be acting in the ordinary course of his business as a fund manager. The person along with his connected person shall not be entitled directly or indirectly to more than 20% of the profits accruing or arising to the eligible investment fund from the transaction carried out by the fund through such fund manager. हाँ जी, मतलब कि वो एलिजिबल फंड मैनेजर जो है वो होगा जो 20% तक मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकता है एक्रूइंग और अराइजिंग टू द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड, राइट। अगर वो उससे ज़्यादा लेगा तो उसको हम एलिजिबल फंड मैनेजर की डेफिनेशन क्राइटेरिया में कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो है हर इन्वेस्टमेंट फंड को एक स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ता है इस पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 9A5। जैसे हम ITR फाइल करते हैं, जैसे हम ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल करते हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड्स को जो है वो एक स्टेटमेंट फाइल करना होता है, राइट, विद इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उस स्टेटमेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, फुलफिलमेंट ऑफ द अबव कंडीशंस, वो कंडीशंस का फुलफिलमेंट का सर्टिफिकेशन कन्फर्मेशन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी, एंड such other relevant information or document which may be prescribed, right। और वो दूसरी कोई relevant information और document जो कि prescribe की गई। If any eligible investment fund fails to furnish such statement or document within 90 days from the end of the financial year, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है 5 लाख रुपए की, एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 271 FAB, राइट। Non-applicability of special tax regime under section 9A. The special tax regime would not have any impact on taxability of any income of eligible investment fund which would have been chargeable to tax irrespective of whether the activity of the eligible fund manager constitute business connection in India of such fund or not। हाँ जी, ये स्पेशल टैक्स रिजाइम जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एलिजिबल फंड मैनेजर की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे बिजनेस कनेक्शन इंडिया में स्टैब्लिश होता है या नहीं होता है। Further, the said regime shall not have any effect on scope of total income or determination of total income in case of eligible fund managers। अब eligible fund manager की जो इनकम है वो altogether एक डिफरेंट है, क्योंकि वो एक डिफरेंट पर्सन है, उसकी टैक्सेबिलिटी डिफरेंट होगी, और जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट फंड है, उसकी टैक्सेबिलिटी डिफरेंट होगी। मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स यहाँ पे जो हमने देखे, एसोसिएट मतलब एन एंटिटी इन विच अ डायरेक्टर, ट्रस्टी और पार्टनर और मेंबर और अ फंड मैनेजर ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड और अ डायरेक्टर or a trustee partner fund or either individually or collectively share interest being more than 15%, लिमिट क्या है 15% of its share capital interest as the case में भी, अगर jointly collectively जो है वो held की जाती है 15% से ज़्यादा तो वो associate की definition में आ जाएंगे। What is called the meaning of corpus? The total amount of fund raised for the purpose of investment by an eligible investment fund as on the particular date, उसको हम corpus बोलेंगे। Connected persons क्या हैं? Any person who is connected directly or indirectly to another person, including any relative, any director, any partner or member of association of the firm, ये सब connected person है। Any member of HUF, any individual who has substantial interest in the business of the person,
of company, firm who or association who has substantial interest in the business of the person, any director, partner or member। मतलब कहीं ना कहीं से अगर कोई भी कनेक्शन है तो कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा। अ कंपनी, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, HUF, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड पर्सन में आ जाएंगी। एनी अदर पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस if the person being an individual or any relative of such person, a person being a company who has substantial interest, ये सारी चीज़ें जो है कनेक्टेड पर्सन में आ जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर लें। थैंक यू। वी विल सून बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।